दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी थी जो दिल्ली से पटना के लिए रवाना होने वाली थी। उसी समय एक लड़का दौड़ते हुए आता है और उस ट्रेन के जनरल बोगी में चढ़ जाता है। ट्रेन चलने लगती है और जनरल बोगी में इतनी अधिक भीड़ होती है कि उस लड़के को घुटन महसूस होने लगती है। वह लड़का अगले स्टेशन पर उतरकर स्लीपर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वह एक बोगी में चला जाता है। इस बोगी में जाने के बाद वह जगह की तलाश कर रहा था, तभी वह देखता है कि एक लड़की अपना जो पैर है मोड़कर सोई हुई है और पैर मोड़ने के बाद वहां थोड़ी जगह बच जाती है। उस जगह पर वह लड़का बैठ जाता है। बैठने के बाद जैसे ही ट्रेन चलती है, ट्रेन के कंपन से उस लड़की का पैर हिलने डुलने लगता है और जो उसके शरीर में टच होने लगता है, वहां पे जो लड़का बैठा होता है उसके शरीर में वो पैर टच होने लगता है। उसके बाद जैसे ही वह जागती है, वह बोलने वाली होती है कि मैं तुम सीट पे क्यों बैठे हो, सीट से उतर जाओ, कहीं और चले जाओ। लेकिन जैसे ही वह लड़के का चेहरा देखती है, वह उसे पहचान जाती है, पर वह कुछ कहती नहीं है, चुप हो जाती है और बार बार उस लड़के की तरफ देखती रहती है। वह लड़का और कोई नहीं था बल्कि उस लड़की का 10 साल पहले का बॉयफ्रेंड था, जिससे वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दोस्तों, वह लड़की दिल्ली से काम करके दिवाली के लिए अपने घर पे जा रही थी और वह लड़की अपने घर जा रही थी क्योंकि वह दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। लड़की ने एग्जाम पास कर लिया था और अब वह बन चुकी थी। इस ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार बस कर रही थी। लड़की बार बार उस लड़के की ओर देख रही थी और वह लड़का भी जब उसे देख रहा था तो पहचान जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। वह सोच रहा था शायद यह वही लड़की नहीं है जिसे मैं पहचान रहा हूँ। कुछ समय बाद लड़की बोलती है, क्या तुम प्रतीक हो? लड़का कहता है, क्या तुम स्वीटी है? दोनों एक दूसरे से पूछते हैं और फिर हंसने लगते हैं। दोनों जान जाते हैं कि उन्होंने सही पहचाना। स्वीटी पूछती है, तुम यहाँ कैसे और कहाँ जा रहे हो? प्रतीक जवाब देता है कि दिवाली की छुट्टी पर घर जा रहा हूँ। स्वीटी पूछती है, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? प्रतीक कहता है, मैं दिल्ली में काम करता हूँ, एक मजदूर हूँ और दिवाली की छुट्टी के लिए घर जा रहा हूँ, पत्थर तोड़ता हूँ। यह सुनकर स्वीटी को विश्वास नहीं होता। वह सोचती है कि तुम तो पढ़ाई में बहुत तेज थे, तुम्हारा फिजिक्स और मैथ्स सब कुछ बहुत ही अच्छा था, तुम लेबर कैसे बन सकते हो? यह बातें सुनकर प्रतीक बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि मैं मजदूर हूँ? मेरे कपड़े देखो, मेरे चेहरे को देखो, मेरे बालों को देखो, क्या मैं एक प्रोफेशनल लड़का लगता हूँ? दोस्तों, वह सच में एक मजदूर था। उसके शरीर से पसीने की बदबू आ रही थी क्योंकि वह दौड़ते हुए आया था और उसने फटे हुए पुराने कपड़े पहने थे। स्वीटी ने उसकी बात मान ली और कहती है, ठीक है, मान लिया। फिर प्रतीक पूछता है, तुम क्या कर रही हो और इस समय कहाँ जा रही हो? प्रतीक के पूछने पर स्वीटी जवाब देती है, मैं दिल्ली में रहकर तैयारी कर रही थी। स्वीटी कहती है कि मैं यूपीएससी का एग्जाम पास कर लिया है, अब मैं आईएएस बनने वाली हूँ। यह सुनकर प्रतीक कहता है, बहुत अच्छी बात है, तुम इतने बड़े लेवल पर पहुंच गई हो और मैं कहाँ मजदूर बन गया हूँ। और सोचो, तुम वही हो जो मेरे साथ पढ़ती थी, अब ऐसी बन गई हो, यह बहुत खुशी की बात है। इतनी बातें करने के बाद स्वीटी पूछती है, ऐसा है तुम्हारी चचेरी बहन संजू, उसका क्या हाल है? इस समय वह कहाँ है? क्या उसका नंबर मिल सकता है? प्रतीक कहता है, हाँ, मेरे पास उसका नंबर है, ले लो, तुम बात कर सकती हो। प्रतीक अपनी चचेरी बहन संजू का नंबर दे देता है। नंबर लेने के बाद जैसे ही स्वीटी फोन लगाने की कोशिश करती है, प्रतीक तुरंत उसे रोकते हुए कहता है, ऐसा है, अभी फोन मत लगाओ, मेरे घर और चाचा के बीच में कुछ लफड़ा हो गया है, इसीलिए हम लोग इस समय आपस में बात नहीं कर रहे हैं, बाद में एकांत में बात कर लेना। इतना कहने के बाद दोस्तों, ट्रेन उनके स्टेशन पर पहुंच जाती है। दोनों ट्रेन से उतरते हैं और अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। दोस्तों, इन दोनों का 10 साल पुराना प्यार जो कभी बहुत गहरा था, कैसे अचानक दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं, यह एक सोचने वाली बात है। दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक ही टिफिन में खाना खाते थे और पढ़ाई में भी दोनों तेज थे। फिर भी एक आईएएस बन जाती है और दूसरा मजदूर बन जाता है। क्या इन दोनों का मिलन फिर से हो पाएगा या नहीं? जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह एक बहुत ही इमोशनल कहानी है। जब दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं तो घर पहुंचने के बाद स्वीटी प्रतीक की चचेरी बहन संजू को फोन करती है। फोन पर स्वीटी कहती है, संजू, तुम मुझे पहचान रही हो? संजू जवाब देती है, नहीं, मैं तो नहीं पहचान नहीं पा रही हूँ, आप कौन बोल रही हो? स्वीटी हंसते हुए कहती है, मैं स्वीटी बोल रही हूँ, अब पहचाना? पहचान में आई संजू? संजू चौंकते हुए कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल स्वीटी, इतने सालों बाद तुमने मुझे फोन किया, लेकिन यह नंबर तुम्हें कैसे मिला? स्वीटी बताती है, जब मैं ट्रेन से दिल्ली से घर आ रही थी उसी समय तुम्हारा चचेरा भाई प्रतीक मिला, उसी से मैं तुम्हारा नंबर लिया है। यह सुनकर संजू हंसते हुए कहती है, अरे वाह,
तो फिर से प्यार करने वाले जोड़ी मिल गए हैं। स्वीटी तुरंत कहती है, अरे नहीं यार, ऐसा बात नहीं है, हम दोनों पहले भी सिर्फ दोस्त थे और अब भी दोस्त है। संजू फिर मुस्कुराते हुए कहती है, चाहे जो भी हो, इतने सालों बाद मिलना भी अपने आप में खास बात है। दोस्तों, क्या इन दोनों की पुरानी दोस्ती फिर से प्यार में बदल सकती है? क्या परिस्थितियां परिस्थितियां बदलेगी? यह जानने के लिए इस कहानी को पूरी देखिए और जानिए कि आगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इससे हमें हौसला मिलता है और हम आपके लिए इसी तरह की अनोखी, दिल छू लेने वाली महत्वपूर्ण कहानियां लेकर आते रहेंगे। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि प्रतीक और स्वीटी की जिंदगी में आगे क्या मोड़ आता है। दोस्तों, स्वीटी ने कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, चलो बताओ और क्या हाल चाल है। संजू ने जवाब दिया, सब बढ़िया है, अपना बताओ। स्वीटी बोली, ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। मैं दिल्ली मैं तैयारी कर रही थी और यूपीएसएससी का एग्जाम निकाल चुकी हूँ। अब कुछ महीनों बाद मैं आईएएस बन जाऊंगी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। संजू ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम तो इस आईएएस बन गई। स्वीटी ने कहा, पर रास्ते में जब मैं ट्रेन से आ रही थी तो प्रतीक मिला। वह कह रहा था कि वह एक मजदूर है और दिल्ली में पत्थर तोड़ने का काम करता है। यह क्या सही बात है? संजू ने एक गहरी सांस ली और बोली, हाँ यार, यह बात सही है। प्रतीक अब मजदूर बन चुका है, उसकी हालत काफी खराब हो चुकी है। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, यह तो तुमसे बेहतर कौन जानता है, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। स्वीटी ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे, क्या हुआ था? संजू ने बताया, दरअसल तुम्हें शायद याद हो, जब तुम्हारा भाई प्रतीक को मारा था उसी समय उसके पापा ने भी उसे बहुत मारा। उसी वक्त वह गुस्से में अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली चला गया था कमाने के लिए और उसकी पढ़ाई वही छूट गई थी। तब वे तभी से वह महीने 2 महीने में कभी कभार घर आता है और बाकी समय दिल्ली में ही रहकर अपना काम करता है। स्वीटी ने गंभीर गंभीर होकर कहा, मुझे तो यह सब नहीं पता था। स्वीटी ने हैरान होकर पूछा, मेरा भाई कब मारा था? मैंने तो अपने भाई से कभी कुछ कहा ही नहीं था। संजू ने कहा, अरे भूल गई, तुम ही तो अपने भाई से बोली थी तभी तुम्हारा भाई प्रतीक को मारा था। स्वीटी ने आश्चर्य से कहा, सच में मुझे नहीं पता। संजू ने कहा, ऐसा है, यह बात तुम अपनी सहेली प्रियंका से पूछो, वह जरूर बताएगी, क्योंकि उसने ही तुम्हारा लेटर तुम्हारे भाई को दिया था। पहले फोन करके उससे पूछो। स्वीटी ने तुरंत अपनी सहेली प्रियंका को फोन लगाया और पूछा, तूने कभी लेटर दिया था क्या प्रतीक को देने के लिए और फिर मेरे भाई को दे दिया? प्रियंका ने कहा, हाँ सही बात है, मैं तुम्हारे भाई को दे दिया था और तुम्हारे भाई ने प्रतीक को पिटवाने के लिए कुछ लड़कों को भेजा और प्रतीक के पापा को भी बुलाया और उन्होंने उसे बहुत डांटा। उसके बाद प्रतीक कहाँ गया मुझे नहीं पता। स्वीटी ने गुस्से में कहा, ठीक है, फोन रखो, आज के बाद मुझसे बात मत करना। फिर स्वीटी ने संजू को दोबारा फोन लगाया और कहा, संजू सच सच बताओ, यह क्या था? और मैंने प्रियंका से पूछ लिया और सही बात है, वही है जो तुमने कही थी। संजू ने कहा, देखो, तुम दोनों हमेशा एक ही टिफिन में खाना खाया करते थे और इतने अच्छे दोस्त थे कि सबको लगता था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन असल में तुम दोनों सिर्फ एक दोस्त थे। बार बार यानी कि प्रतीक मुझसे बार बार कहता था कि मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम भी उसे पसंद करती हो, लेकिन मैंने कभी तुमसे यह बात नहीं कही। एक बार मैंने जो है अपने आप को मनाया भी था बताने का, लेकिन फिर भी नहीं कह पाई। कुछ दिनों बाद हमारे बीच में कुछ मनमुटाव हो गया था और हम दोनों बात नहीं कर रहे थे। इसी बीच प्रतीक ने एक लेटर लिखा तुम्हारे लिए और मुझे दिया, लेकिन मैंने गुस्से में वह लेटर तुम्हें नहीं दिया, मैंने उसे फाड़कर फेंक दिया और प्रतीक से जाकर कह दिया, स्वीटी ने तुम्हारा लेटर फाड़ दिया और कहा है कि वह मुझे पसंद नहीं करती है। यह बात सुनकर प्रतीक रोने लगा और पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। फिर वह धीरे धीरे तुम्हें भूलना शुरू कर दिया। इस तरह से हाई स्कूल की परीक्षा तुम दोनों ने पास कर ली। उसके बाद एक बार फिर प्रतीक ने तुम्हें लेटर देने की कोशिश की। प्रियंका का जो भाई था वह प्रतीक का दोस्त था, इसीलिए प्रतीक ने प्रियंका के भाई को एक लेटर दिया कि वह प्रियंका को दे दे ताकि प्रियंका वह लेटर तुम्हारे पास पहुंचा सके। प्रियंका के भाई ने लेटर प्रियंका को दिया और कहा, यह लेटर जाकर स्वीटी को दे देना, लेकिन प्रियंका का तुम्हारे भाई के साथ अफेयर चल रहा था। उसने वह लेटर तुम्हें न देकर अपने बॉयफ्रेंड यानी कि तुम्हारे भाई को दे दिया। लेटर पढ़ने के बाद तुम्हारा भाई नाराज हो गया और कई लड़कों को बुलाकर प्रतीक को पिटवा दिया। प्रतीक की पिटाई के बाद तुम्हारा भाई वह लेटर लेकर तुम्हारे पापा के पास गया। फिर वह प्रतीक के घर पहुंच गए, दोनों बाप बेटे, और प्रतीक के पापा के सामने वह लेटर पढ़कर सुनाया गया। उसने कहा, आपका लड़का मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ करता है और उसे परेशान करता है और
प्यार का भूत इसे सवार हो गया है इसके सिर पर। दोस्तों यह बातें सुनकर प्रतीक के पिता उसे पीटने लगे और इस कदर पीटते हैं कि वह घर छोड़कर 2 दिन के लिए गायब हो जाता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं। फिर उसी दौरान एक लड़का था जो दिल्ली जा रहा था जब जॉब करने के लिए। इसी समय प्रतीक नाराज होकर अपने घर से निकल जाता है और दिल्ली कमाने के लिए चला जाता है। तब से वह दिल्ली में जाकर एक मजदूर बन जाता है। उसकी पूरी पढ़ाई छूट वहीं पे छूट जाती है और धीरे धीरे वह पत्थर तोड़ने का काम करने लगता है। अब वह एक मजदूर बन चुका है और कभी कभी महीने 2 महीने 4 महीने में वापस आता है। दोस्तों इन सब बातें सुनकर जो स्वीटी आईएएस बन चुकी थी उसके अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे बार बार यही सोचने पर मजबूर होना पड़ता था कि क्यों ना उसका लेटर उसे मिला, क्यों नहीं मिला। कई बार प्रतीक ने उसे देने की कोशिश की लेकिन स्वीटी के पास वह लेटर नहीं पहुंच पाया। दोस्तों ऐसी घटनाएं अक्सर घट जाती हैं और इस तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और पूरे स्कूल में सबको इसकी जानकारी थी। लेकिन दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त बने बने रहे थे। स्वीटी कभी अपने दिल की बात उससे बता न पाई और न ही प्रतीक ने उसे यह बताया। उसने कोशिश की लेकिन उसके मैसेज कभी स्वीटी तक नहीं पहुंच पाए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब दीपावली का त्योहार बीत गया, स्वीटी ने प्रतीक को फोन लगाया। उसने कहा, प्रतीक क्या तुम मेरे साथ दिल्ली चल सकते हो? मुझे दिल्ली जाना है और मैं वहां 3 दिन पहले जो है मैं जाना चाहती हूँ। प्रतीक ने जवाब दिया, स्वीटी तुम मैं तो करीब 20 दिन के लिए छुट्टी पर आया हूँ और मैं इतनी जल्दी दिल्ली नहीं जा सकता। स्वीटी ने कहा, नहीं प्रतीक, अगर तुम चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अकेले जाऊंगी तो बोर हो जाऊंगी, प्लीज मान जाओ। दोस्तों इतना कहने के बाद प्रतीक के अंदर फिर से पहले जैसा प्यार का एहसास हुआ और वह उसकी बात मान गया। अगले ही दिन दोनों ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों दोनों बातें करते हुए जाते हैं और एक दूसरे के बारे में जानकारियां साझा करते हैं। उधर जो स्वीटी ने फोन पर संजू से बात की थी तो उसने पूछा था, प्रतीक हमें कब कब याद करता था, कुछ और बातें बताओ संजू। संजू ने कहा, एक बार शादी के दौरान जब दारू पीकर प्रतीक ने बोला था कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाली एक ही लड़की है और उसका नाम स्वीटी है, वह तुम्हें बहुत गाली दे रहा था। यह बातें याद आते ही ट्रेन में सफर करते हुए स्वीटी ने कहा, प्रतीक तुम इतने दिन हो गए हो कभी मुझसे मिले नहीं और नहीं मुझसे बात करने की कोशिश की। प्रतीक ने जवाब दिया, नहीं तुम्हें भी टाइम नहीं था मुझसे बात करने के लिए, मुझे भी मेरे पास भी टाइम नहीं था। सब कुछ ऐसा हो गया कि कोई नहीं जानता कि कौन कहाँ गया, तुम्हें तो सब कुछ मालूम है। दोस्तों यह बातें सुनकर स्वीटी समझ जाती है कि प्रतीक क्या कहना चाहता है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, प्रतीक तुम हमें याद करते हो जब दारू पीते हो। यह सुनकर प्रतीक को थोड़ा असहाय महसूस होता है और वह समझ जाता है कि लग रहा है संजू ने यह बात स्वीटी को बताया है। प्रतीक थोड़ी हिचकिचाता है और अरे कहता है, नहीं यार मैं तो बस एक बार दारू पी लिया था और गलती से यह बात निकल गई थी, ऐसा कोई खास बात नहीं है। उसके चचेरे चेहरे पर हल्का सा तनाव दिखता है लेकिन वह अपनी बात को हल्का करने के लिए कोशिश करता है। इतना कहते हुए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आ जाती है और दोनों उतरते हैं। स्टेशन का माहौल काफी व्यस्त है लेकिन स्वीटी अपने चेहरे पर एक खुशहाल मुस्कान के लिए प्रतीक को लेकर अपने रूम की ओर चल पड़ती है। वह उसे कहती है, चलो मेरे रूम पर चलते हैं। जब भी वहां पहुंचते हैं तो स्वीटी अपने रूम में जाकर चाय बनाती है। वह चाय बनाते समय एक पल के लिए रुकती है और सोचती है कि कैसे उनका रिश्ता पहले जैसा हो रहा है। चाय बनाकर वह प्रतीक को देती है और कहती है कि यह लो थोड़ी सी चाय पी लो। दोस्तों इस तरह दोनों एक साथ चाय पीते हैं और उनके बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगती है। यह पल उनके लिए बहुत ही खास होता है और उन्हें एहसास होता है कि उनकी दोस्ती अब फिर से एक नई शुरुआत कर रही है। दोस्तों उन दोनों का हमेशा शाम को बात करना और मार्केट जाना शुरू हो गया। धीरे धीरे उनका संपर्क बढ़ने लगा और बातचीत मिलना जुलना फिर से शुरू हो गया। जैसे 10 साल पहले उनकी दोस्ती थी वैसे ही दोस्ती फिर से लौटने लगी। उधर प्रतीक के गांव का एक लड़का उसके काम की जगह जहां पत्थर तोड़ा जाता था काम करता था। उसने देखा कि प्रतीक का हुलिया बदल गया है, उसके कपड़े भी ठीक से थे और हेयर स्टाइल में भी बदलाव आ गया था। उसे यह भी पता चला था कि प्रतीक एक लड़की के साथ शाम को बाहर जाता है और उससे बातें करता है। यह बातें सुनकर वह लड़का फोन करके प्रतीक के पिताजी को बता देता है कि सर आपका लड़का बिगड़ चुका है और वह शाम को मिलने के लिए किसी लड़की के साथ जाता है। प्रतीक के पिता यह सुनकर चिंतित हो जाते हैं। वे तुरंत प्रतीक को फोन लगाते हैं और कहते हैं, बेटा जो कुछ पहले हुआ उसे
इस बार जब तुम घर आओगे तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। यह बातें सुनकर थोड़ा सा प्रतीक चौंकता है, लेकिन उसे अपने पिता की चिंता का एहसास होता है। वह सोचता है कि क्या उसे अपने जीवन में एक नई दिशा लेनी चाहिए या फिर अपनी पुरानी दोस्ती को निभाना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण पल है जो उसके भविष्य के लिए तय करेगा। दोस्तों, प्रतीक अंदर ही अंदर घबराने लगता है और सोचता है कि किसने यह बात कह दी है, लेकिन उससे उस पर ज्यादा फोकस न करते हुए वह स्वीटी को फोन लगाता है और स्वीटी स्वीटी से कहता है, मेरे पापा ने फोन किया था, किसी ने उन्हें बता दिया है कि मैं तुमसे बात करता हूँ और शाम को हम लोग मिलते हैं। यह सारी बातें किसी को बता दिया है, पापा को, और अब बोल रहे हैं इस बार जब तुम घर आओगे तो वह मेरी शादी करवा देंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना सुनकर स्वीटी बोलती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? थोड़ी हिचकिचाता है, कहता है, अरे यार, हमारी और तुम्हारी जोड़ी कहाँ मिलेगी? हमारा लेवल क्या है? तुम एक अधिकारी हो और मैं एक नौकर, हम कैसे तुमसे शादी कर सकते हैं? स्वीटी जवाब देती है, मैं जितना पूछ रही हूँ उतना तो बोलोगे। तुम शादी करोगे या नहीं करोगे? प्रतीक गहरी सांस लेता है और कहता है, हाँ, मैं करूंगा। मैं बचपन से तुम्हें चाहता हूँ और अब भी चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे माँ मन में क्या है मुझे नहीं पता। यह बातें सुनकर स्वीटी कहती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और मैं करूंगी शादी। सबसे पहले तुम फोन करके अपने माँ बाप को बता दो कि मैं एक लड़की से शादी कर चुका हूँ और वह लड़की कुछ ही महीने में आईएएस बन जाएगी। दोस्तों, स्वीटी के कहने पर प्रतीक अपनी माँ के पास फोन लगाता है और कहता है, माँ, मैं जिस लड़की से प्यार करता था वह क्लास 10 में थी, जिसके कारण पापा ने मुझे मारा था और मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी। बस इस तरह प्रतीक अपने दिल की बात अपनी माँ को बताने की हिम्मत जताता है, यह सोचते हुए कि क्या उसकी माँ इस खबर को समझेगी और स्वीकार करेगी। लेकिन यह बात धीरे धीरे कई लोगों से फैलने लगती है। प्रतीक जो दिल्ली में है एक लड़की से शादी कर चुका है। वह लड़की जो क्लास 10वीं से उसकी प्रेमिका थी, अब इस जो है आईएएस बन चुकी है। यह खबर तेजी से वायरल होती है और अंततः स्वीटी के घर तक पहुंचती है। जब स्वीटी के माता पिता को यह पता चलता है तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता है। स्वीटी के पिताजी तुरंत फोन लगाकर पूछते हैं, बेटी, क्या यह सच है? क्या तुमने सच में शादी कर ली है? स्वीटी गहरी सांस लेते हुए कहती है, हाँ पापा, मैंने उस लड़के से शादी कर ली है। वह एक मजदूर है, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और आज भी करती थी। मैंने उसे अपना जीवन साथी मान लिया है। यह सुनकर उसके पिताजी फोन रख देते हैं और गंभीरता से सोचते हैं, स्वीटी के पिता हमेशा एक गंभीर व्यक्ति रहे हैं। उन्हें यह सोचकर बहुत दुख होता है कि उन्होंने अपनी बेटी की शिक्षा और भविष्य पर इतना पैसा खर्चा किया ताकि वह इस जो है आईएएस बन सके, और अब वह एक मजदूर से शादी कर रही है। वे खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या यह उनकी बेटी का सही निर्णय है? क्या प्रेम प्रसंग में आकर उसने अपनी पढ़ाई और भविष्य को खतरे में डाल दिया है? उनकी चिंता और दूर इस बात से और बढ़ जाती है कि उनकी बेटी ने अपनी मेहनत की कीमत को नजरअंदाज कर दिया है। स्वीटी के पिता को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी को एक सुनहरे भविष्य के लिए तैयार किया, लेकिन उसकी पसंद एक साधारण लड़के के साथ जाकर उसे धोखा देती नजर आ रही थी। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। अब उन्हें सोचना था कि इस स्थिति को कैसे सामना किया जाए। दोस्तों, स्वीटी के पिता के मन में यह द्वंद चल रहा था कि बेटी की खुशियों को कैसे संभाला जाए। उनका दिमाग बार बार यही कह रहा था कि पैसे की कमी नहीं होगी और स्वीटी इतनी समझदार है कि वह पैसे की लालच में कभी नहीं पड़ेगी। वह जानती थी कि वह एक अमीर व्यक्ति के साथ शादी करके अपने जीवन का स्तर ऊंचा उठा सकती है, लेकिन उसने अपने प्रेम को चुना। उन्होंने यह समझा कि यदि वह अपनी बेटी के प्यार में दखल अंदाजी करते हैं तो यह बहुत गलत होगा। इससे न केवल उनकी बेटी को दुख होगा, बल्कि यह भी संभव है कि स्थिति और बिगड़ जाए। इस बात को सोचने के बाद स्वीटी के जो पिता ने स्वीटी और प्रतीक के प्यार को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद उनकी शादी धूमधाम से आयोजित की जाती है। शादी के बाद स्वीटी की ज्वाइनिंग भी आ जाती है और वह दिल्ली पहुंच जाती है। वहां एक रूम लेकर स्वीटी और प्रतीक एक साथ रहने लगते हैं। यह कहानी इस बात को साबित करती है कि सच्चा प्यार कभी ना कभी वापस लौट कर आता ही है। प्यार मिल ही जाता है, मिलना आवश्यक होता है, जैसे कि इस कहानी में हुआ। प्यार की कीमत पैसे से नहीं जो है टटोली जाती है। पैसा की एक प्रसिद्ध गाना आता है कि कहता है कि सोने चांदी से महंगा प्यार यारो। यह सच है। स्वीटी के पास बहुत सारे विकल्प थे। किसी बड़े अधिकारी से शादी कर सकती थी क्योंकि वह स्वयं एक आईएएस अधिकारी बन चुकी थी, लेकिन उसने अपने बचपन के प्यार को चुना जिसे उसने अपने जीवन का आधार बनाया था। प्यार का कोई मोल नहीं होता है। सच्चे प्यार के लिए व्यक्ति को अपने मूल्यों और रिश्तों को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। जब स्वीटी ने इस
आईएएस बनने का सपना देखा तो उसने अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत की, उसने संघर्ष किया, परीक्षा दी और सफल हुई। वही प्रतीक ने भी अपने जीवन को बदलने के लिए मेहनत की, उसने अपने क्षेत्र में काम किया और धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर बनाया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना, भावनाओं को आहत करना या किसी के दिल को दुखाना नहीं था। मेरा मकसद आपको जागरूक करना, सचेत करना, अलर्ट करना था कि जीवन में कई चुनौतियों और कठिनाइयां आती है, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। सब प्यार, संघर्ष और मेहनत की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे दिल से किया गया प्रयास कभी बेकार नहीं जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही और कहानी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए कृपया अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां भी रहिए, सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले